हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा। मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है वो हम देंगे और हर एक कंसेप्ट पे कुछ कुछ सवाल यहाँ पे बताते जाएंगे। मैट्रिसेस चूंकि बड़ा चैप्टर है तो इसको हम दो पार्ट में निकालेंगे। पहले पार्ट में हम मैट्रिसेस के उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो डिटर्मिनेंट के पहले आता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में मैट्रिसेस के उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट के बाद वाले टॉपिक को कवर करेगा, जिसमें एडजॉइंट और इन्वर्स वगैरह को कवर करेगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे, ऑर्डर के बारे में बताएंगे, फिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताएंगे। उसके बाद हम आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस क्या होता है। तो मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट होता है। अब अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट? तो मैट्रिसेस में हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं रो और कॉलम के टर्म्स में। रो और कॉलम के टर्म्स में जैसे एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। तो देख सकते हो मैट्रिसेस में हम 6 एलिमेंट को लिखें। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम रो कहते हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। ये एक वर्टिकल लाइन, ये दूसरा वर्टिकल लाइन, ये तीसरा वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम। तो मैट्रिसेस में हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं रो और कॉलम के टर्म्स में। अब इसमें होता है ऑर्डर। ऑर्डर को हम m क्रॉस n के टर्म्स में लिखते हैं, जहां पे ये m जो है ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और ये n जो है ये नंबर ऑफ कॉलम को। जैसे इस मैट्रिसेस में देख सकते हो नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। हमेशा याद रखें पहला वाला जो नंबर होता है वो रो होता है, दूसरा वाला जो नंबर होता है वो कॉलम, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। जैसे एक मैट्रिसेस है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। इसका ऑर्डर अगर कोई पूछ दे तो ये 3 क्रॉस 3। इसमें 3 रो है मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 कॉलम है मतलब 3 वर्टिकल लाइन है। तो ये था मैट्रिसेस और उसका ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट। अब मैट्रिसेस 2 तरह का होता है मेनली। एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होता। याद रखें, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत तरह का होता है लेकिन हम यहाँ पे आपको रिवाइज कराना है, इसे थोड़ा तेजी से करा रहे हैं। एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम रहेगा। इसको लिखते हैं ऐसे है 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1। ये एलिमेंट हमेशा आपका 1 होगा और बाकी सब 0 होगा। बाकी सब क्या होगा? 0। ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो इसको हम लिखेंगे I3 से। अगर कहीं I2 है मतलब ये होगा 1 0 0 1। ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, राइट? यूनिट मैट्रिक्स हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है? 2 तरह का एलिमेंट होता है। एक होता है डायगोनल एलिमेंट और एक होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब ये डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसको दिखाने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको एक्चुअल में लिखते हैं ऐसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। गौर करें यहां पे अगर इन तीनों एलिमेंट को, ये फर्स्ट रो हो गया, ये हो गया सेकेंड रो हो गया और ये हो गया थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर हम फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट को देखें तो तीनों का जो पहला नंबर है वो 1 है। अगर हम सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट को देखें तो तीनों का जो पहला नंबर है वो 2 है, और अगर हम थर्ड रो के तीनों एलिमेंट को देखें तो तीनों का पहला नंबर क्या है? 3। मतलब एलिमेंट के सफिक्स में जो पहला नंबर है वो बताता है कि कौन से रो का एलिमेंट है। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट को देखें तो तीनों एलिमेंट का जो पहला नंबर है मतलब जो दूसरा नंबर है वो 1 है। सेकेंड कॉलम के तीनों एलिमेंट को देखें तो दूसरा नंबर क्या है? 2, और थर्ड कॉलम के दूसरे एलिमेंट को देखें तो पहला नंबर क्या, दूसरा नंबर क्या है? 3।
मतलब कि फर्स्ट नंबर, जैसे अगर आपके पास A43 है, मतलब कि ये फोर्थ रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम। अगर आपके पास AIJ है, मतलब ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। अब इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट उस तरह के एलिमेंट को कहा जाता है जहां पे I और J बराबर हो। यहां पे देख सकते हो ये 1 1, देखो I 1 है और J 1 है, बराबर है, 2 2 3 3। और जिसमें I और J बराबर नहीं होता है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। मतलब एलिमेंट होता है बहुत तरह का, एक लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट होता है, एक अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट होता है, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी आपको बस ध्यान रखना है कि एलिमेंट दो तरह का, एक डायगोनल एलिमेंट और एक नॉन डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट में I और J का वैल्यू सेम होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट I और J का वैल्यू सेम नहीं होगा। अब इस पर कुछ सवाल बनता है, जैसे एक प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। ध्यान दें, एक मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, जहां पे AIJ जो है, AIJ है वो है I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां पे गौर करो, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, मतलब उस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम होगा। तो हम A11 लिखें, A12 लिखें, फिर A21 लिखें, A22 लिखें। यहां पे देख सकते हो 2 रो और 2 कॉलम है। अब हमको यहां पे एलिमेंट का वैल्यू भी लिखना कि एलिमेंट क्या होगा। तो AIJ है I प्लस J का होल स्क्वायर, तो जरा सोचो A11 क्या होगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्यों ऐसा? क्योंकि I भी 1 है, J भी 1 है, तो I के यहाँ पे 1, J के जगह पे 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 बाई 2 इज वॉट, 4 बाई 2 इज 2। उसी तरह से हम A12 निकालेंगे, I कितना है 1, J कितना है 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 बाई 2। उसी तरह से हम अब क्या निकालेंगे A21, तो यहाँ पे देखो I 2 है, J 1 है, तो I के यहाँ पे 2, J के यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 9 बाई 2 आया। A22 I के जगह पे 2, J के जगह पे 2, तो ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये 16 बाई 2 आया। 16 बाई 2 क्या हो गया 8। यहाँ पे चारों एलिमेंट निकल गया, इसमें जाके पुट करो, तो ये मेरे पास आ गया 2, ये आ गया 9 बाई 2, फिर यहाँ पे क्या आ गया 9 बाई 2 और ये 8 आ गया। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो ये था कंस्ट्रक्ट करने का तरीका। एक सवाल हम आप लोगों को बता दिए, अब इस पे आप लोग थोड़ा सा सवाल रिवाइज कर ले, बना ले कुछ सा। अब एक होता है अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखना चाहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 5 3 और कह दिया कि 2A क्या होगा, तो 2A, तो ये हो गया आपका 2 कांस्टेंट और ये A हो गया मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट को हम स्केलर कहते हैं। मतलब जब कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स कहलाता है। तो गौर करें, ये 2A से मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट है सब 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, तो ये हो गया 2A। अगर आपके पास होता 3A, मतलब सब 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 6 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया और 9 हो गया, तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब सवाल उठता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो पॉइंट बताएंगे वो सब पॉइंट जरा ध्यान रखें, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। दो मैट्रिक्स के बीच एडिशन कब पॉसिबल? पहला सवाल ये है। अच्छा, जो एडिशन के लिए कंसेप्ट है वही सब्ट्रैक्शन के लिए। तो दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। याद रखें, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब हम दो मैट्रिक्स को ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 5, दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 2 6। अब हमको निकालना है A प्लस बी। तो सबसे पहले ये देखें कि A प्लस बी निकलेगा कि नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो ऑर्डर देख लो सेम है, ऑर्डर सेम है, मतलब यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एडिशन निकलेगा। अब ऐड कैसे करेंगे? तो इसका हम कौन सा एलिमेंट लिए, A11, तो इसका भी A11 ही लेंगे। मतलब सेम पोजीशन का एलिमेंट सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से ही ऐड होगा। मतलब ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड होगा। 2 प्लस 1 क्या बना 3, ये 3 और ये 3 क्या बन गया 6, ये 1 और 2 मिलके क्या बन गया 3, और ये 5 और 6 मिलके क्या बन गया 11। और इसका भी जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम।
लेकिन अगर आपके पास कोई एक सी मैट्रिक्स होता 1 2 1 3 5 6 और यहां पे कोई कहता कि a प्लस सी निकालो, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ये निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि a और c का ऑर्डर सेम नहीं है। उसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन में a माइनस बी कोई पूछ देता, a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया? a में b को सब्ट्रैक्ट करना, तो सेम तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा, सेम पोजीशन का एलिमेंट सेम पोजीशन के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 1। फिर 3 माइनस 3 क्या बन जाएगा? 0। 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा? -1। 5 माइनस 6 क्या बन जाएगा? -1। तो ये आ गया आपका क्या? a माइनस बी। तो याद रखिए, दो मैट्रिक्स को ऐड कब करते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम। एडिशन करने का तरीका क्या है? सेम पोजीशन का एलिमेंट ऐड होगा, सेम पोजीशन का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान से सुने। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये तो बात की बात है। पहले ये कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा भी कि नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है? जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो दो मैट्रिक्स तभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है जब फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो इक्वल। याद रखें, फर्स्ट मल्टीप्लायर मतलब क्या हो गया? ए बी है, तो ये ए जो हो गया फर्स्ट मल्टीप्लायर हो गया और बी हो गया सेकंड मल्टीप्लायर। फर्स्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रो अगर सेम है तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां पे पहला मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम कितना है? n, और दूसरे का नंबर ऑफ रो कितना है? n, बराबर है, मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आया उसका भी तो कुछ ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर होगा, यहां पे m है यहां पे p है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस p। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा? जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो सेम हो। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा? तो पहला का रो और दूसरे का कॉलम। तो ये था मल्टीप्लिकेशन होने कब एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तो कर गया, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका है? जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 1 0 1 2। पहले इसका ऑर्डर आप चेक करें, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। एक दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसमें है 1 3 1 0 1 2। अब गौर करें, इसका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। अब चेक करो, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो सेम है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो करेंगे कैसे? करने का क्या तरीका है? फर्स्ट वाले का रो को उठाओ, फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1, तो 1 इंटू 1 1। फिर सेकेंड एलिमेंट उठाओ, इसका सेकेंड 2 इंटू 3 6। फिर इसका थर्ड 1 इंटू 1 1। तो ये इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, लिख दिए। अब इसको इसके साथ सेम तरीके से 1 इंटू 0 और आगे बढ़ के लिखेंगे 0। फिर 2 इंटू 1 प्लस 2, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2। अब गौर करो, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, अब रुक जाएंगे। अब सेम चीज इसके साथ करो, 0 1 2 के साथ, 0 1 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ 0 इंटू 1 0। अच्छा, सेकेंड रो है तो सेकेंड रो में लिखेंगे 0। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2। अब इसको इसके साथ 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 4। ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें थोड़ा जोड़ घटाव कर ले, ये कितना हो गया? 8 हो गया, इधर 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते। याद रखें, पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम, फिर फर्स्ट रो को जितना कॉलम है सबके साथ हो जाएगा, फिर सेकेंड रो को जितना कॉलम है सबके साथ, थर्ड रो को जितना कॉलम है सबके साथ, और उसको लिखते चले जाएंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये चीज यहां पे हम डिस्कस किए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुने और लिखते भी चले। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। याद रखें,
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री इज आइदर 0 और 1। मतलब कि कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है 3x3 ऑर्डर का, जिसमें हर एक एंट्री में या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। हर एक एंट्री में या तो 0 होना चाहिए या तो 1। अब जरा सोचे 3x3 या मतलब 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है तो 9 ब्लैंक्स को आपको फिल करना पड़ेगा। अब खुद सोचे इसके लिए कितना ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1। मतलब इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, मतलब सारे एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन है। तो ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 9 आंसर। अगर यहां पे रहता कि हर एक ब्लैंक को या हर एक एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए कितना ऑप्शन होता, 3 ऑप्शन होता, तो 3 3 3 3, तो आंसर क्या होता 3 का पावर 9। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करें। अब हम इस पे कुछ सवाल देखते हैं अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स पे। जैसे ए आपका दिया हुआ है 1 2 3, फिर आपका 2 3 1, यहां बी आपका दिया है 3 -1 3 और -1 0 2। हमको यहां पे निकालना है 2a - b। तो 2a - b सिंपल तरीके से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, ये 4 6, ये 4 6 2, फिर -b के यहाँ पे 3 -1 3 -1 0 2। अब इस पे सिंपल अलजेब्रा लो, 2 - 3 क्या आ जाएगा -1, 4 + 1 5 6 - 3 3, 4 + 1 5 6 - 0 6 2 - 2 0, ये हो गया आंसर। अगर इसी में कोई पूछ दे 2a + 3b क्या होगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है, जहां पे x + y जो है वो आपका दिया हुआ है 5209 5209 और x - y आपका दिया हुआ है 360 -1। यहां पे गौर करें, आपको x और y का वैल्यू निकालना। तो जिस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन को, वैसे ही यहां सॉल्व करेंगे। बस वहां पे आपके पास नंबर हुआ करता था, यहां पे आपके पास मैट्रिक्स है। खुद सोचो कि यहां से x निकालना तो ये y को कैंसिल करना होगा। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो x और x मिलके क्या बन गया 2x। तो इधर भी दोनों ऐड होगा। अच्छा, ये ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी देख लो। इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x2 है, मतलब दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा। ऐड करने का तरीका मालूम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 + 3 8 2 + 6 8 6 + 6 12 9 - 1 8, ये आ गया 2x। अब यहाँ से x क्या आएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 8/2 4 8/2 4 12/2 6 8/2 4, तो ये हो गया x। तो यहाँ से मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, y का। आपको पता है कि अगर x आ जाता है तो इक्वेशन में जाके अगर हम पुट कर दे तो वहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, y का। तो इसको जाके या तो 1 में पुट करो या तो 2 में। हम 1 में पुट करते हैं, तो 1 में अगर पुट करें तो y = ये पूरा 5 2 6 9 माइनस ये x इधर जाएगा, x की जगह पे ये आ जाएगा 4 4 6 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 4 1 बना, 2 - 4 -2 6 - 6 0 9 - 4 9 - 4 इज व्हाट 5। तो ये आपका x और y आ गया। तो जिस तरह से सॉल्व किया जाता है वैसे ही हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, सिंप्लीफाई cos थीटा, और मैट्रिसेस में है आपका cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, फिर दूसरा है -sin थीटा cos थीटा, -sin थीटा cos थीटा, प्लस देन आपके पास है sin थीटा, इधर है sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। इसको हमको सिंप्लीफाई करना। तो ये cos थीटा को अंदर ले जाओ, तो cos थीटा को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा cos² थीटा, और ये आपका बनेगा cos थीटा sin थीटा। ये यहाँ आएगा तो माइनस cos थीटा sin थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा cos² थीटा, प्लस
ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा। आराम से मैट मल्टीप्लाई किए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स को फिर से क्या करना, ऐड। अब दो मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ऐड कर दे दो मैट्रिक्स को, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो जीरो बन जाएगा। ये भी देखो जीरो बन जाएगा। और ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग सभी लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये हो गया 1 0 0 1। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है, देख सकते हो। तो इसको हम I2 कह सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें कि जैसे ए आपका दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से करें। ए है आपका 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2। फिर ये मैट्रिक्स ए है और आई दिया हुआ है, आई आपको पता भी है वैसे 1 0 0 1। तो आपसे पूछा गया है फाइंड के का वैल्यू निकालना है, जहां पे एक इक्वेशन दिया हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ध्यान दें, के का वैल्यू चाहिए, जहां पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। यही है, एकदम इत्मीनान से हम काम करेंगे। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर। हालांकि इस प्रॉब्लम को हम इन्वर्स से भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इन्वर्स बाद में डिस्कस करेंगे, तो बाद में पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए आपका क्या है 3 - 2 4 - 2। फिर आपका ए क्या है 3 - 2 4 - 2। अभी मल्टीप्लाई करने का तरीका बताएं, रो को कॉलम के साथ। तो 3 × 3 9 -2 × 4 -8, ये हो गया। अब इसको इसके साथ 3 × -2 -6 -2 × -4 +4। अब इसको उठाओ इसके साथ 4 × 3 12 -2 × 4 -8। फिर इसको इसके साथ 4 × 2 -2 -8 -2 × -2 +4, ये आ गया। अब 9 - 8 तुम्हारा क्या बनेगा, 1 बनेगा। -6 + 4 क्या बनेगा, -2 बनेगा। 12 - 8 क्या बनेगा, 4। और -8 + 4 क्या बनेगा, -4। ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। आराम से हम ए स्क्वायर निकाल लिए। अब ए स्क्वायर की जगह पे इसको रखें 1 -2 4 -4, ये आ गया। यहाँ पे 2i दिख रहा है, 2i को इधर ले आए उठाकर। तो गौर करें i ये है, तो 2i क्या बनेगा 2 0 0 2। और इधर आपके पास क्या के ए, तो के ए के जगह पे 3 - 2 4 -2 आ गया। हमको के चाहिए, इस पे जोड़ घटाव करते हैं। तो ये देखिए क्या बनेगा 3, ये क्या बना -2, ये क्या बन गया 4, और ये क्या बना -2। इधर के है, ये 3 - 2 4 -2। अब खुद जरा कंपेयर करें, ये दोनों मैट्रिक्स तो सेम ही है। तो जब दोनों मैट्रिक्स सेम है तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या बनेगा 1। तो आंसर हो गया k = 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर आप अच्छे से करें। यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स देख लिए, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी देखें। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज जो है वो एक तरह का ऑपरेटर है जो रो को कॉलम में चेंज करता है और कॉलम को रो में। मतलब ट्रांसपोज इज एन ऑपरेटर विच कन्वर्ट रो इनटू द कॉलम और कॉलम इनटू द रो। जैसे फॉर एग्जांपल ए आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें A B C D E F, इसका ऑर्डर हम साफ साफ देख रहे हैं कि 2 × 3 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज को हम A का पावर T से लिखते हैं और A डैश से लिखते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो गौर करें ये फर्स्ट रो है, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ABC, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा DEF, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2। तो ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज करता है और कॉलम को रो में। ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हुआ, मतलब ट्रांसपोज किस तरह से काम करता है ये हुआ। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के बारे में। तो ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज है तो ये ए बनेगा। अगर ए पे हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसपोज है, याद रखें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, देखिए 3 बार लिए, तो ये ए का ट्रांसपोज बनेगा। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज हम लेते हैं तो ये बनता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए माइनस बी का ट्रांसपोज ले तो ये बनेगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फिफ्थ जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज ले तो ये रिवर्स हो जाएगा
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जिसको हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा है, अगर k इंटू ए का ट्रांसपोज है, जहां पे k आपका कांस्टेंट है, तो ट्रांसपोज से कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये k इंटू ए का ट्रांसपोज बनेगा, k इंटू ए का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, क्योंकि मैट्रिसेस से ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा वो प्रॉपर्टीज से आएगा। तो ये था ट्रांसपोज का कहानी। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ध्यान दें, सिमेट्रिक के लिए कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स पे आप ट्रांसपोज लेते हैं और उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखें, तो आपके पास एक मैट्रिक्स है 5 3 -2, फिर है 3 7 1, उसके बाद है -2 1 और 8। हम इस पे ट्रांसपोज लिए, ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या करेगा, रो को कॉलम में चेंज करेगा, कॉलम को रो में। तो ये जो फर्स्ट रो है ये क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम, तो 5 3 -2 बना। सेकेंड रो क्या बनेगा, सेकेंड कॉलम, तो 3 7 1 बना। थर्ड रो क्या बनेगा, थर्ड कॉलम, तो -2 1 और 8 बन गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखो, तो ट्रांसपोज लेने के बाद इस मैट्रिक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। मतलब इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स आपका स्क्वायर हो। ये सब पॉइंट लिखते चलो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और दूसरा, तुम यहां पे देख सकते हो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A12, और 3 देखो यहां पे है, इसका पोजीशन क्या है, A21। तो देखो A12 और A21 क्या है, सेम। इसका पोजीशन क्या है, A13, और इसका पोजीशन क्या है, A31। तो यहां पे देखो A13 और A31 क्या है, सेम। मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij और Abi बराबर होगा, और दूसरा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो सिमेट्रिक कभी नहीं हो सकता। तो ये था सिमेट्रिक के लिए। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। याद रखें, अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज -a के बराबर। जैसे इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, तो मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास है 0 b -c, फिर यहाँ -b 0 d, फिर ये c -d 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो a का ट्रांसपोज लिए तो क्या होगा, फर्स्ट रो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में 0 b -c है, तो ये 0 b -c बना। इधर क्या बनेगा, -b 0 d बना। फिर क्या बन जाएगा आपका c -d 0 बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सबसे माइनस बाहर आएगा, माइनस आया तो ये 0 बनेगा। ये -b किस में बदल जाएगा, b में, ये -c, ये -b बना, 0 बना, d बना, ये क्या बनेगा, c -d और 0। अब तुम लोग खुद देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, सेम। तो इसके यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a, तो a का ट्रांसपोज क्या बन गया, -a। तो a का ट्रांसपोज -a। सिमेट्रिक में a ट्रांसपोज a के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक में a ट्रांसपोज -a के बराबर। इसमें भी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। स्क्यू सिमेट्रिक भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा, याद रखें। स्क्यू सिमेट्रिक भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरा, जैसे वहां पे सिमेट्रिक में क्या होता था कि Aij और Aji बराबर होता था, इसमें क्या होगा, Aij जो है वो -Aji के बराबर होगा। याद रखना है, Aij -Aji। और तीसरा, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी याद रखें, हो सकता है इस 3 में से एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स में a + a ट्रांसपोज निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में, वो स्क्वायर होना चाहिए, ये याद रखना। अगर कोई भी मैट्रिक्स में a + a ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि a + a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। और अगर हम a - a ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज को अगर हम ऐड करें, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बने, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी थोड़ा आपको याद रखना है, ये आपका काम आएगा। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करो, किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करो। तो उसका तरीका क्या है? जैसे एक मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना, तो हम जान चुके हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। हम इन दोनों के सम को लिख दिए, लेकिन बैलेंस भी करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स A है, ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, इक्वालिटी है तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? A ट्रांसपोज कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2A बन रहा है, यहाँ है क्या? A। इसको हम बाहर में क्या लगा देंगे? 1/2। तो अगर किसी मैट्रिक्स को कह दे कि एक्सप्रेस कीजिए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, जिस पे एक सवाल भी हम देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है B एक मैट्रिक्स है जो कि गिवन है आपका 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, फिर -1 3 4 और 1 - 2 - 3। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करिए। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में क्या करिए? एक्सप्रेस। बी को हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना, तो ठीक है, हम निकालते हैं आराम से। ये बी है तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालने का तरीका मालूम है, ये 2 - 2 - 4, फिर ये -1 3 4, ये 1 - 2 - 3। अब सिमेट्रिक के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को जोड़ दें, यहाँ बी ट्रांसपोज है, तो गौर करें 2 और 2 4, -2 - 1 -3 -4 1 -3, फिर ये -1 - 2 -3 4, सॉरी 3 और 3 6, ये 4 और -2 2, ये 1 और -4 -3 2 और -4 2, सॉरी -2 और 4 2 -3 -3 -6। ये आपका आ गया क्या? बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज निकल गया, अब हम निकालते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज एकदम आराम से सेम तरीके से। ये देखिए A प्लस A ट्रांसपोज चाहिए था जो कि यहाँ निकल गया। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये 2 - 2, तो ये 2 - 2 क्या बन जाएगा? 0। फिर -2 + 1, ये +1 हो जाएगा क्यों? माइनस है, तो ये क्या बनेगा? -1 -4 -1 -5, फिर ये -1 + 2 1 3 - 3 0, ये 4 + 2 6, फिर इधर 1 + 4 5, फिर ये -2 - 4 -6, ये 3 + 3 क्या आ गया? 0। तो ये आपका हो गया, इसका भी ऑर्डर सेम 3 × 3। अब देख सकते हैं यहां पे अगर हम देखें तो ये पूरी स्क्यू सिमेट्रिक के प्रॉपर्टी को मानेगा। डायगोनल एलिमेंट देखो 0 है और Aij = क्या? -Aj, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -5, यहाँ 5, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब हमको क्या करना? इस B को इसके और इसके सम में लिखना। तो B पहले क्या? 1/2, तो 1/2 लिखो, एक बड़ा सा ब्रैकेट दो। अब A प्लस A ट्रांसपोज के यहाँ पे इसको, तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में 4 -3 -3, फिर -3 6 2 -3 2 -6, ये आ गया, प्लस अब ये 0 -1 -5, फिर 1 0 6 एंड देन 5 -6 और 0। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो वापस B आ जाएगा, तुमको बस यहीं पे छोड़ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे B मैट्रिक्स जो था वो सिमेट्रिक, ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करें। अब एक और प्रॉब्लम अगर हम देखें इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A और B क्या है? सिमेट्रिक्स, सेम ऑर्डर का। तो प्रूफ पता करना है कि AB माइनस BA क्या है। AB माइनस BA कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? यहाँ पे गिवन के नाम पे क्या है? A और B सिमेट्रिक है। तो A और B अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के डेफिनेशन से A ट्रांसपोज A होना चाहिए और B ट्रांसपोज B होना चाहिए। हमको इसके बारे में चेक करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो जिसके बारे में चेक करना उसको P मान दिए। अगर ये सिमेट्रिक हुआ तो P का ट्रांसपोज क्या बनेगा? P। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो P का ट्रांसपोज क्या बनेगा? -P। हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं तो P ट्रांसपोज
ये आया ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब हम यहां से ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी पे ट्रांसपोज माइनस बी ए पे ट्रांसपोज। अब फिर से ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी यहां मल्टीप्लीकेशन है, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या बताए हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब यहां पता है कि ए ट्रांसपोज ए होता है, बी ट्रांसपोज बी होता है, तो इस बी ट्रांसपोज के जगह पे बी रखे, ए ट्रांसपोज के जगह पे ए, यहां ए ट्रांसपोज के जगह पे ए, बी ट्रांसपोज के जगह पे बी। अब इससे अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए बनेगा। और देख सकते हो ए बी माइनस बी ए खुद किसके बराबर है, पी के बराबर, तो पी ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस पी। मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। और एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो अगर बीच में माइनस हो तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर बीच में प्लस हो तो वो सिमेट्रिक होगा। जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, सिमेट्रिक था। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगर ए बी प्लस बी ए होता तो क्या हो जाता, सिमेट्रिक। ये छोटा सा ट्रिक है जो कि याद रखें, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से करें। तो यहाँ पे मैट्रिसेस के फर्स्ट पार्ट में आपसे हम अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के प्रॉब्लम, कंसेप्ट और प्रॉपर्टी से डील किए। इसको अच्छे से देखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटर्मिनेंट के बाद वाला टॉपिक बताएंगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट, इनवर्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छे से देखें इस वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।